हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो में हम लोग का काफ़ी गैप हो चुका है। काफ़ी दिनों से हम लोग वीडियो पर देख नहीं रहे थे, लेकिन अब हम भी कोशिश करेंगे कि आपको लगातार जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाए और आपको जो है जीएस जीडीसी से संबंधित, यूपी हायर से संबंधित या अन्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित जो जीएस के पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको सिलेबस को एनालाइज करके हम लोग जो है अब पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके आगे अभी हम जब पीवाईक्यू करवा लेंगे तो आपको सिलेबस के अनुसार, टॉपिक के अनुसार जो एक्सप्लेन सिलेबस मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसके अनुसार एक एक करके टॉपिक भी क्लास में करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे। और डिटेल में मैं अपना नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, जिससे कि आप जो है एक क्लास को पूरी तरह से अपने सिलेबस को कवर करने में आपके लिए हेल्पफुल कर पाए हम। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम फिर से देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी हम पिछले वीडियो में 65 क्वेश्चन नंबर तक पॉलिटी यानी राज व्यवस्था का क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का चुके हैं हम लोग। और अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 से करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक समझौता। आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था। एमपी में भी अब आपको पता होगा कि एग्जाम का फॉर्म आने वाला है, भरा जाएगा अब। यूपी हायर भी कैंसिल हो चुका है, तो दोबारा से जो है मार्च लास्ट या अप्रैल लास्ट तक जो है, मार्च लास्ट अप्रैल लास्ट तक जो है एग्ज़ाम कंप्लीट होने की संभावना है। ऊपर से जीडीसी है, अभी राजस्थान आने वाला है, तो जो है कि आप पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए। और बहुत अधिक चांस है कि बिहार में भी जीएस के साथ अगर रिटन पेपर का कर लिया तो जीएस के साथ पेपर लेगा, तो उसके लिए भी हमारा ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए ये जीएस जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लास चालू करके देखते रहना है। बैठ करके कोई काम कर रहे हैं, उसमें वीडियो चला दिया और देख रहे हैं। ये कोई मेरे द्वारा बनाया हुआ भी क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी तरह से जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू हैं, जो हमारे सिलेबस के लिए एक तरह से पिलर होते हैं और तैयारी में भी एक स्तंभ का काम करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमेरिकी संघ की स्थापना विभिन्न राज्यों के मध्य स्वैच्छिक समझौते का परिणाम है। अमेरिकी राज्य संघ से उस रूप में नहीं बंधे हैं जिस रूप में भारतीय राज्य बंधे हुए हैं। भारतीय राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकते, जबकि अमेरिकी राज्य स्वतंत्र और पृथक हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि भारत जो है, भारत में कोई भी राज्य शामिल हो सकता है, कोई भी अंग शामिल हो सकता है, लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अशुद्ध है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, आप सभी जानते हैं, जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। भीष्म का शांति पर्व सब जानते हैं। मैकियावेली का राजनीति, और प्लेटो का लाज सब जानते होंगे। और प्लेटो का लाज, सॉरी, भीष्म जो है शांति पर्व के लेखक नहीं है, वेद व्यास शांति पर्व के लेखक हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो जाएगा भीष्म का शांति पर्व। मैकियावेली ने राजनीति लिखा था और प्लेटो ने लॉज लिखा था। भीष्म का शांति पर्व है जिसको इन्होंने नहीं लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत के साथ ही वो भी लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है क्या है। तो लिखित एवं कठोर, वो चेंजेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से वो चेंज होता है। जैसे भारत का कानून जो है, कानून व्यवस्था या संविधान है, वो जितना ही कठोर है उतना ही लचीला है, ऐसा माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है यूरोप का जो संविधान है वो अत्यंत लचीला है। वहीं अमेरिका का कहा जाता है कि बहुत ही कठोर है, उसमें संशोधन जो है बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कठोर और लिखित एवं कठोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद का शून्यकाल शुरू होता है तो दोपहर 12 बजे। ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है। शून्यकाल संसदीय कार्यवाही का एक अंग है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, जो दिन में 12 बजे शुरू होकर के 1 बजे तक चलता है, अर्थात 1 घंटे का होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का कहीं उल्लेख नहीं है। यह नवाचार भारती की देन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। तो सब जानते हैं, राजस्थान में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। और ये राजस्थान में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
है, एक बार यूपी में भी पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस में बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि आप लगातार रिपीट हो रहे हैं, इससे हमें पीवाईक्यू के महत्व का पता चलता है। और मैं तो प्रॉपर इंगित करती हूँ कि देखिए जाकर के ये क्वेश्चन यहाँ यहाँ आया हुआ है और आप जाकर के प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। इसके पश्चात यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। ठीक है, तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है वो किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग का गठन 9 जून 1983 को केंद्र राज्य संबंध एवं सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। इसमें 3 सदस्य थे, रणजीत सिंह सरकरिया, बी शिवरमन, SR सेन सदस्य इस समिति में अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी 1988 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, उससे संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से पूर्व हटाने के लिए चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रदत्त विधेयन की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों की में वृद्धि होती है? किसकी शक्तियों में वृद्धि होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नौकरशाही में। एक्सप्लेनेशन है, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि करता है। विधायिका विधि का निर्माण करती है जिसका कार्यान्वयन कार्यपालिका नौकरशाहों द्वारा करवाना सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। ठीक है, अभी मैं जब आपको ये वीडियो डाल रही हूँ तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन के लिए आप हमेशा से बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसको देख सके, स्किप ना हो पाए। क्योंकि अब मैं लगातार वीडियो डालूंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अब अपने नोट्स के PDF बना करके अब उन्हीं से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं क्लासेस पूरी करूंगी क्योंकि अब हमारा PYQ जो है लगभग ख़त्म होने वाला है। इसके बाद में अगर हो सकता है तो आपको 30 साल, क्योंकि देख रही हूँ कि GIC और UP PCS से संबंधित जितने पेपर हुए हैं और UP हायर से संबंधित, तो लगभग GS के क्वेश्चन बहुत 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 टकरा रहे हैं। तो मैं UP PCS के 30 सालों के क्वेश्चन को 1 लाइनर में चेंज करके हो सकता है कि आपके सामने ले आऊँ और फिर जो है आपको उस पर भी बात हम लोग करें ताकि उसको बस वीडियो को चला करके आप देख लें और उसके बाद से आपका जो है हो। तो 30 साल के क्वेश्चन मैं UP PCS का करवा दूंगी, जो मतलब आने की संभावनाएं हैं उनको करवा दूंगी। क्योंकि GS जो है PCS में अलग लेवल का आता है, बहुत सारे GS होते हैं तो बहुत ज़्यादा आता है, और जितना कि ये UP हायर में या UP GDC में उतना महत्व मतलब उतना महत्व नहीं रखता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक होती है जिस कारण उसके बीच समन्वय का अभाव पाया जाता है जो एक प्रकार का दोष है। यह प्रणाली अमेरिका, ब्राजील आदि देशों में लागू होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी तक संसद में इन मुद्दों पर 3 तरह के संयुक्त अधिवेशन हुए हैं और तीन तरह के संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। 6 और 9 मई 1961 को दहेज 6 और 9 मई 1961 को दहेज प्रतिषेध विधेयक 1959 में, 16 मई 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में और 26 मार्च 2002 को पोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 भाग
11। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध की चर्चा की गई, जिसमें 2 अध्यायों की विधायी और प्रशासनिक में वर्गीकृत किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को गृहीत किया गया है। तो गृहीत किया गया है, हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी के वाइमर के संविधान से। हमारा जो है कहाँ से मुख्य मुख्य तत्व लिए गए हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहती है। विशेष रूप से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना उद्देशिका या फिर बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण के अनुच्छेद हैं उनको जो है कहाँ से लिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। तो इनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, या फिर मैं अगर वो होगा तो मैं वीडियो में लेकर के ही आऊँगी, ठीक है, फिर वहां पर भी हम लोग देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा की गई। आपातकाल भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर गणराज्य से स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं वे होते हैं हमारा आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय के, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान की व्यवस्था है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 331 में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर लोकसभा द्वारा मनोनयन का प्रावधान था, जिसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उक्त व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया। अर्थात वर्तमान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन प्रावधान प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 91वें संशोधन का संबंध है। 91वें संशोधन का संबंध है दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध दल बदल के आधार पर अपात्रता से संबंधित है। इसके द्वारा मंत्रियों की संख्या को सुनिश्चित किया गया है, जो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की अधिकतम 15% होगा। यही व्यवस्था राज्यों में भी लागू की जाती है और किसी भी स्थिति में इनकी संख्या जो है 12 से कम नहीं हो सकती है। आप जहाँ तक कि देख रहे होंगे वीडियो में कि हमारे PYQ जितने भी हैं, ऐसा लगता है कि अगर MP का एग्ज़ाम ले रहा है तो MP स्पेशल ही पूछेगा, राजस्थान ले रहा है तो राजस्थान स्पेशल, UP ले रहा है तो UP में भी बहुत सारा जो होगा वो UP का क्वेश्चन UP के ही कॉन्टेक्स्ट में आएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब मिला करके आता है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि जो UP हायर में भी पूछा है और राजस्थान में भी पूछा है और MP में भी पूछा है, ठीक है, जिसको मैंने विशेष रूप से पिछले वीडियो में चिन्हित भी किया है, ठीक है। तो अगर आप एक जगह से पढ़ रहे हैं, एक स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो बाकी सारा आपका GS वहीं से कंप्लीट होता जाएगा, बस एक को ही अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक पंचार्ट जारी किया, जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड। पंचायत की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को की गई थी। इसके माध्यम से भारत के विभिन्न वर्गों जातियों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल को की निम्नलिखित में से किस देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा C, यानी फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। हमारा एक्सप्लेनेशन है, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जिस लोकपाल की स्थापना की अनुशंसा थी उसी को फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। भारत इन्हीं देशों से प्रेरित होकर के लोकपाल की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D, 243 का D। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रत्येक पंचायत में निर्धारित कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान, जिसमें SC ST के स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता जो है क्या है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा स्थायित्व। एक्सप्लेनेशन है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका पृथक पृथक होती है। शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्थायित्व है, क्योंकि इसमें दलीय खींचतान का अभाव होता है। यह व्यवस्था यूएसए में भी लागू है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये शब्द था हमारा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है भारतीय संविधान में 1942 में संविधान संशोधन 1976 की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस धारा में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है? तो ये हमारा आंसर जाएगा 74(1). भारतीय संविधान की अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति उसी की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु राष्ट्रपति बाध्य है और इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं होगी कि मंत्री ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि दी तो क्या दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महान्यायवादी की पारिश्रमिक को निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है? ये राष्ट्रपति करता है। हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, अर्थात राष्ट्रपति महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। एक्सप्लेनेशन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि यदि राज्यसभा में उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत को प्रस्तावित करें तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मंडल आयोग का संबंध था। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से था। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से संबंधित था। इस आयोग का गठन जो है 1979 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आ सकता है। अगर ये आया है तो फिर ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है की अध्यक्षता में किया गया था। इसी आयोग की अनुशंसा ओबीसी में 27% आरक्षण के प्रावधान 1990 में लागू किए गए थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने का यही अर्थ होता है कि क्वेश्चन जब बनते हैं जो आयोग मेंबर के द्वारा बनाया जाता है तो उसके सामने पीवाईक्यू होता है और सिलेबस होता है। वो पीवाईक्यू और सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन बनाता है। तो क्वेश्चन के जितनी सारी परतें खोल सकें आप उसको खोल के पढ़ें ताकि किस परत से क्वेश्चन बन जाए वो क्वेश्चन सेटर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन लगभग जो होता है करंट अफेयर को छोड़ दें, तब भी हर एक क्वेश्चन और या करंट अफेयर से आए हुए क्वेश्चन को छोड़ दें या करंट अफेयर से संबंधित किसी तथ्य को छोड़ दें तो स्टैटिक के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से लिंक होते हैं और उनको जो होता है खोल करके पढ़ने के बाद हमारा आंसर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकते? तो ये सब जानते हैं, बहुत ही फेमस केस है केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मौलिक स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, अर्थात मूल ढांचा में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सूची समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11वां और 12वां। ठीक, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 11 में पंचायत तथा अनुसूची 12 में नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था दी गई है। ये दोनों अनुसूचियां संविधान में क्रमशः 73 और 74 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? तो पहली महिला जज फातिमा बीबी थी, सब जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला फातिमा बीबी 1989 थी। इसके पश्चात जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रूमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और जस्टिस रंजना देसाई को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। वर्तमान में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बेलिम त्रिवेदी और सुप्रीम कोर्ट भी जज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? तो
हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लद्दाख का भी अपना हाई कोर्ट है। शेष केंद्र शासित प्रदेश के पास न किसी हाई कोर्ट के अंतर्गत है। जैसे पुदुचेरी का जो है मद्रास से, चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा, लक्षद्वीप केरल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कोलकाता, दादर नगर हवेली और दमन दीव का मुंबई से। ठीक है, मुंबई क्या हाई कोर्ट में उसका होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1919 अधिनियम। एक्सप्लेनेशन है लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। इसके तहत 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951 में। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में ऐसे मुद्दे को रखा गया जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य भूमि सुधार को लागू करना था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकसभा विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप है। निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप है तो ये एक्सप्लेनेशन एक सदस्यीय। भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण होता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। अतः निर्वाचन क्षेत्र का स्वरूप एक सदस्यीय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री करता है। एक्सप्लेनेशन है विधायिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का दायित्व सरकार के वित्त मंत्री के पास होता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा गांधी थी। 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी का जब प्रधानमंत्री बनी तब वो राज्यसभा के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्ति के नाम हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। तो जैसे HB देवगौड़ा 1996 में, इंद्र कुमार गुजराल 1997 में, मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो हमारा एक्सप्लेनेशन आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के। एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 5 अनुच्छेद 148 में से 151 तक महालेखा परीक्षक यानी कैग का प्रावधान है। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की संज्ञा दी जाती है। इस समिति की स्थापना पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के आय का मुख्य साधन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान। एक्सप्लेनेशन है भारतीय पंचायती राज संस्थाओं में आय का मुख्य स्रोत सरकारी अनुदान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के प्राप्त अनुदान अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान की चर्चा है। इसके अलावा वित्त के कई अन्य स्रोत भी हैं जिसकी मदद से पंचायत अपने कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 सही क्या है? तो जो है राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो ये जो है सारा का सारा सही है। ABCD यानी 1 2 3 4 ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्यपाल होता है। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। हालांकि राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी भी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के समक्ष। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। संसदीय सचिव विधानसभा का सदस्य होता है जो अपने कर्तव्यों के साथ एक वरिष्ठ मंत्री की सहायता करता है। कई देशों में इस पद को सहायक मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए क्या गढ़
पूर्ति है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है डी, 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग जो अधिक होता है। एक्सप्लेनेशन है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक होता है। गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किससे दिए जाते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो राज्य कोषालय से। एक्सप्लेनेशन है, राज्य मंत्री के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते राज्य कोषालय द्वारा दिए जाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य संचित निधि तक भारित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2002 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माह अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस स्थान से की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोटा से। एक्सप्लेनेशन है, 2 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा को एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित माह अभियान शुरू किया था। यह अभियान गर्भवती माताओं और लड़कियों की पोषण की सहायता से संबंधित है। 17 मई 2022 को सुपोषित माह अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया था। आप अगर कोटा में जाएंगे तो जगह जगह ओम बिरला की फोटो लगी हुई है। ओम बिरला के बहुत फोटो है, चारों तरफ उनका प्रचार प्रसार है कोटा में। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि कोटा में उनका बहुत प्रचार प्रसार चलता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है उससे है, आरपीएससी से है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। आपको मैं एक और सीक्रेट बता दूं कि इस बार जो जब देखा गया एग्ज़ाम सेंटर में आरपीएससी से क्वेश्चन जो आए हुए थे आरपीएससी के, आपको आश्चर्य होगा कि जितने बोर्ड लगे थे जयपुर में, जगह जगह पे जितनी बोर्ड लगाई गई थी, करीब 10 क्वेश्चन उन बोर्ड से आ गया था। जैसे सरकारी बोर्ड लगे होते हैं ना कि ये अभियान शुरू हुए हैं, यहाँ इतने से इतने तारीख तक ये मनाया गया है, उससे लगभग 10 क्वेश्चन सीधे सीधे टकरा गए थे। और सोचिए कि जो बच्चा पढ़ते पढ़ते गया होगा रास्ते में बोर्ड, तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही मार लेगा आरपीएससी का। ठीक है, तो हर चीज़ अगर राजस्थान में जा रहे हैं तो बहुत सजगता से चारों तरफ देखिए और देख करके क्वेश्चन पेपर को करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 17 अप्रैल 1952 को। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसने 4 अप्रैल 1957 को अपना कार्यकाल पूरा किया। पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। जीवी मावलंकर देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रभाव लाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा द्वारा। ठीक है, तो अभी हमको कमेंट में आप बताइएगा कि ये जो है अभी किस उपराष्ट्रपति को हटाया गया है, अरे किस राज्यसभा के मेंबर को हटाया गया है, और ये करंट अफेयर में क्यों है। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व देनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युत किस अनुच्छेद में समाहित होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के 4 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत व कम से कम 2/3 उपस्थिति का मतदान करने वाले सदस्यों के समर्थन से पारित प्रस्ताव के आधार पर साबित कदाचार या अक्षमता के लिए पदच्युत किया जा सकता है। और कारण बताना पड़ेगा, प्रॉपर कॉज किसकी वजह से
पदच्युत किया जा रहा है, उसके पद से हटाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। नेक्स्ट, संविधान में इस शब्दावली को 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो हमारा आंसर जो होगा ये दोनों सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के सामान्यतः मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352(3) के तहत संघ के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। ठीक है, बीवी गिरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बीबी गिरी पहले गैर कांग्रेसी निर्दलीय और द्वितीय पसंदगी के राष्ट्रपति माने जाते थे। इनके निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी। ये ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम अनंत शयनम अयंगर राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, 1 सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आरपीएससी का क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था, तब राज्यसभा अस्तित्व में नहीं था। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ, अतः पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह और मशविरा करना पड़ता है। तो ये जो है इसका आंसर नहीं है इसमें जो क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तीसरे न्यायाधीश मामले 1198 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि परामर्श प्रक्रिया को 1998 होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे 1998। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि परामर्श प्रक्रिया की मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत है परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता, उसे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करनी चाहिए। यानी हमारे आंसर में 4 तो है, लेकिन 4 नहीं माना इसको। देखिए आगे देखते हैं। सलाह करनी चाहिए, इनमें से यदि 2 का मत भी पक्ष में नहीं है तो वह न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश में नहीं भेज सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी गई है कि बिना अन्य न्यायाधीशों की सलाह भेजी गई सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात के किन दशाओं का उल्लेख किया गया है। तो आपात के किन दशाओं का उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग हुआ था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो। आंसर हो जाएगा हमारा संविधान का उल्लंघन। एक्सप्लेनेशन है, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद में पेश करने में कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना राष्ट्रपति को दी जानी आवश्यक होती है। साथ ही इस सूचना संकल्प पर सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द अराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंत स्थापित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से मूल संविधान की आंतरिक अशांति की स्थापना पर सशस्त्र विद्रोह प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एक्सप्लेनेशन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य राष्ट्रपतियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, जबकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनिमय के लिए कौन अधिकृत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, संसद है। एक्सप्लेनेशन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में विनिमय के लिए भारतीय संसद अधिकृत है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल उद्घोषणा की जाती है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति। एक्सप्लेनेशन है संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। उल्लेखनीय है और संविधान के 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपात उद्घोषणा को निरसित कर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा में प्राप्त बहुमत के आधार पर ही सरकार का गठन होता है। इसलिए सरकार को बने रहने के लिए लोकसभा बने रहना आवश्यक और अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में नहीं रखा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 35। लोकसभा के राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है, जबकि राज्यसभा में 10 सीटें हैं। चूंकि संसद में 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा है, अतः संसद में राजस्थान से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 25 + 10 यानी 35 होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का कॉलेजियम प्रणाली आरंभ किस वर्ष से हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1993 से। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की बात की गई। था 1993 में के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली बनाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 बाद में 9 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणाली के किस संयोग से चरितार्थ नहीं करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय। एक्सप्लेनेशन है भारत के राष्ट्रपति पद शासकीय प्रणालियों की अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीयता को संचालित नहीं करता। भारत में संवैधात्मक एवं गणतंत्रीय प्रणाली है, जिसके तहत भारत में एक तरफ संसद सर्वोच्च है, दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर काउंसिल ऑफ स्टेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन काउंसिल ऑफ स्टेट था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 14 अगस्त 1947 को राज्य मंत्रिपरिषद भंग कर दिया गया, जिसकी जगह भारत में संविधान सभा ने आगे चलकर ले ली। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 1952 में राज्यसभा अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मंत्रिमंडल सचिव। एक्सप्लेनेशन है भारत में सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक मंत्रिमंडल सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिव सिविल सेवक बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा और सरकार के व्यापार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का पदेन प्रमुख होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय में कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी 4। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने के पूर्व भारत में के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन जो है पीछे भी एक बार MP में आया हुआ है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित, एक अध्यादेश द्वारा स्थापित। तो हमारा आंसर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है,
जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया। इसका गठन सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या नहीं है। इसमें आंसर हमारा नहीं दिया हुआ होगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संसद प्रणाली के अंतर्गत सभी राष्ट्रपति शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः भारतीय संसद प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली एकल निकाय होती है। यद्यपि यह एकल निकाय होते हुए बहुल निकाय की भांति काम करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि मंत्रिमंडल के प्रति। मंत्रिमंडल सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के लिए जवाबदेह होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक तटस्थता की का अभिप्राय है। प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 2 3, यानी प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीति दल के साथ संबंध नहीं रखना। प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना। प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक। आंसर देखते हैं। एक्सप्लेनेशन प्रशासनिक तटस्थता का अर्थ है प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीति दल के साथ संबंध नहीं रखना। प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना तथा सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, क्या हो सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 3 साल। हमारा एक्सप्लेनेशन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किसी भी राज्य में एक बार अधिकतम 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं किसी भी राज्य में अधिकतम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था है। इसके लिए हर 6 महीने में दोनों सदनों के अनुमोदन की जरूरत होती है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352 के दिन कोई उद्घोषणा राष्ट्रपति तथा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ के मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित संसूचित न दे। हमारा एक्सप्लेनेशन है संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्थापित किया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिशों पर करेगा। चूंकि विकल्प में मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश की बात की गई जो त्रुटिपूर्ण उल्लेखनीय है। संविधान में केवल आपातकाल के संबंध में ही मंत्रिमंडल का उल्लेख अन्यत्र कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत एक गणराज्य है क्योंकि। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन है भारत एक गणराज्य क्योंकि भारतीय राज्य गणराज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण 1993 के तहत किया गया था, अतः यह वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में किसको अपना त्याग पत्र देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। यूपीजीडीसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद 56 के एक्सप्लेनेशन है अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को अविलंब दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। तो एक बार भी नहीं, यानी कभी भी नहीं, यानी डी, हमारे भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं की गई है, ये हमारी किस्मत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा धन विधेयक का पुनर्स्थापन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोकसभा में निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में धन विधेयक का पुनर्स्थापन होता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति लोकसभा व राज्यसभा दोनों की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से कितने प्रकार के
किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के प्रति। एक्सप्लेनेशन है, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद का था। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग के सहायक के रूप में की गई थी। वर्तमान में 2015 की योजना आयोग की स्थापना पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा और बी केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों हो जाएगा, केवल 1 और 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 8वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण के कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 57। एक्सप्लेनेशन है, वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण के 57 संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी पीछे यूपी जीडीसी में आया है, अभी यूपी हायर में आ गया है। तो संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित कौन संवैधानिक है, कौन गैर संवैधानिक है, तो इसको देखना होगा आपको। आप डिटेल में देख लीजिएगा, या फिर हम अपनी अगली वीडियो में लेकर के आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग। एक्सप्लेनेशन है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का आशय है जिसका संविधान में उल्लेख है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 में इसका उपबंध किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुई थी, कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है और आता भी रहेगा। इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, जो 1937 में मुंबई में स्थानांतरित हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किए जाने के बाद यह एक वैधानिक संस्था बन गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान में भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 4 में राज्य एवं नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 241। भाग 9 पंचायती अनुच्छेद 243 से 243। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है, जो पहले तक हो जाता है। वर्तमान समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, योजना आयोग। नीति आयोग पिछली बार पूछा था, इस बार योजना आयोग आ गया। ये योजना आयोग को ही एक्सटेंड करके ये नीति आयोग में चेंज किया गया था। और ये देखिए जीडीसी में क्वेश्चन आया था, इसलिए देखिए कि सारी जो जीएस के सेक्शन है, जीएस के सेगमेंट है, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में सारी जगह पूछेगा, तो अगर हिंदी का पूछेगा तो हिंदी से बाहर थोड़ी पूछेगा हिंदी ऑप्शनल में। उसी तरह से अगर जीएस में पूछ रहा है तो इतिहास का क्वेश्चन पूछेगा तो इतिहास से बाहर का थोड़ी पूछेगा। यही होगा कि थोड़ा डीप चला जाता है या थोड़ा ऊपर ऊपर पूछ लेता है, लेकिन इससे ये नहीं तय होता कि सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। सारे के सारे आयोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, PYQ के रूप में, जीएस के रूप में, क्योंकि बहुत डीप आपसे पूछना नहीं है उसको, तो क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? इसी से जुड़ जुड़ के लाएगा।
और अगर नमक सत्याग्रह आंदोलन से क्वेश्चन बनाना है उसको, तो दूसरा नमक सत्याग्रह आयोग थोड़ी ना होगा राजस्थान के लिए, यूपी के लिए, एमपी के लिए, अलग अलग थोड़ी होगा, सबका एक ही होगा। तो सबका ए ऐसे ही आता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग, अनुच्छेद 324 द्वारा निर्वाचन आयोग तथा अनुच्छेद 351 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं, किंतु योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग का गठन 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्य प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315, सब जानते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 325 के तहत किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर नामावली तैयार नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ या किसी राज्य के सेवाओं और पदों में नियुक्ति करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावे का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है। विशेष उपयोगी है बहुदलीय व्यवस्था के लिए। एमपी का क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली एक विशेष पद्धति है। यह प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। और सबसे बड़ी बात है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार से यूपी हायर में भी क्वेश्चन आया है और राजस्थान में भी 4-5 बार आया है। इसलिए देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे जुड़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी। आगे इसे विस्तारित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के आधार पर। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का प्रावधान की चर्चा है। कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी जांच के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत के संसद द्वारा अधिनियम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 315 संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का दायित्व संसद के पास है। यह संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष एक एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका गठन 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अध्यक्षों के और सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। ये गलत है, बाकी ऊपर के 3 सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोक आयोग के सदस्य भी राज्यपाल के ही द्वारा नियुक्त होते हैं। अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के या अन्य सदस्य के राज्यपाल उसके पद को तब के लिए निलंबित कर सकेगा जब राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जिलाधीश को दी गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। एक्सप्लेनेशन है, संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यपालिका प्रमुख होता है, जबकि जिला न्यायाधीश न्यायपालिका प्रमुख होता है। अतः अनुच्छेद 50 के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जिला न्यायाधीश को दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम जल्द से जल्द इसको ख़त्म करके अब ईयर वाइज क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से हम क्लास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।